स्टूडेंट्स, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। हमने क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में स्टडी किया, हमने इटरेटिव मॉडल के बारे में स्टडी किया। देखिए, क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल की जो मेन ड्रॉबैक्स थे उसमें ये था कि हम एक फ़ेज़ को कंप्लीट करने के बाद में ही दूसरे फेज़ में जाते थे। प्लस अगर कहीं किसी स्टेज में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है, तो आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते हो। आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रोल आउट करना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू टैकल द एरर्स। इसके बाद में इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल लाया गया, जिसमें कि आपको फीडबैक पाथ दिए गए, मींस इटरेशंस लगा दी गई कि इन बिटवीन अगर कोई एरर आती है तो पूरा प्रोजेक्ट रोल आउट ना किया जाए और जिस फेज़ में कोई एरर आई है उस एरर को करेक्ट करके हम नेक्स्ट फेज़ को दोबारा इम्प्लीमेंट करें। अब देखिए, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम उसमें रिस्क को हैंडल नहीं कर सकते थे। देखिए, प्रोजेक्ट जब डेवलप हो रहा होता है तो बहुत सारी रिस्क आने के चांसेस रहते हैं। उन रिस्क को किस तरीके से हैंडल किया जाए, जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो रही हैं तो इट इज़ ऑल्सो ए रिस्क। इट मीन्स कहीं ना कहीं वहाँ पे एनहेंसमेंट मॉड्यूल होना चाहिए। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए स्पाइरल मॉडल्स का यूज़ किया गया। स्पाइरल मॉडल हमारे पास में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल है, जो कि हमारे लिए रिस्क हैंडलिंग की सपोर्ट करता है। स्टूडेंट्स, ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हमें इस तरीके से लगता है कि एक स्पाइरल है, मींस हमने वहाँ पे बहुत सारे लूप्स का यूज़ किया गया है जो कि रिवॉल्व करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस लूप मॉडल में हमें ये नहीं पता होता है कि कितने टाइम्स लूप चलेंगे, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट नंबर ऑफ लूप, एंड ये डिपेंड करते रहते हैं, ये वेरी करते रहते हैं प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लूपिंग जो होती है वो चेंज होती रहती है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं ईच लूप ऑफ द स्पाइरल इज कॉल्ड ए फेज। यहाँ पर जो भी एक कंप्लीट लूप है उसे हम वन फेज मानेंगे, एक स्टेज मानेंगे, एक स्टेप मानेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास में रेडियस होता है और दूसरा हमारे पास में क्या होता है, एंगुलर डायमेंशन होता है। अगर हम रेडियस की बात करें तो रेडियस हमें किसी भी पॉइंट पर उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट बताता है, और एंगुलर डायमेंशन हमें ये बताता है कि प्रोजेक्ट में या करंट फेज में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। स्टूडेंट्स, स्पाइरल मॉडल बेसिकली जो है वो आपका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको ये दिखाता है कि जो भी लूप्स हैं उनको एक स्पाइरल फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया गया है। हमारे पास में कितने टाइम्स ये लूप चलेंगे ये अननोन है। सपोज यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है बार बार, तो हमें इसको बार बार इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। किसी प्रोजेक्ट्स में यूज़र की रिक्वायरमेंट बहुत कम है, वहाँ पे चेंजिंग नहीं होती है, तो वो प्रोजेक्ट आपका जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, द रेडियस ऑफ द स्पाइरल एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट कॉस्ट। तो जो रेडियस होता है वो आपको ये दिखाता है कि कॉस्ट क्या है किसी भी प्रोजेक्ट की किसी पॉइंट पर। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एंगुलर डायमेंशन होता है। एंगुलर डायमेंशन आपको ये बताता है कि इस करंट फेज में कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। स्टूडेंट्स, हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये रेडियस है, तो रेडियस आपको ये बता रहा है कि इस प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्ट आ चुकी है। एंगुलर डायमेंशन है, आपको ये बताता है कि कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। तो यहाँ पर भी सारा का सारा जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, या आप किसी मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हैं, वो फेजेस के अकॉर्डिंग चलती है। यहाँ पर हमारे पास में 4 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन का होता है। ऑब्जेक्टिव, हम इस सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाह रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये किन यूज़र्स को टारगेट करने के लिए बनाया जा रहा है, ये आपका एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ये आपका
गेमिंग सॉफ्टवेयर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड रिजॉल्व रिस्क। देखिए यहाँ पर हम सेकंड स्टेप में ये देखते हैं, ये जितनी प्रोसेस होगी सारी की सारी सभी फेजेस के लिए होती है। अगर हम एक स्टेप को कंप्लीट करेंगे तो हमें चारों स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन होता है रिस्क का, कि यहाँ पर क्या क्या एरर आ सकती हैं और इन सब को रिजॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट, इसके बाद में थर्ड स्टेप होता है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए अगर प्रोजेक्ट में कुछ चेंज आया, इट मीन्स वहाँ पर एक नेक्स्ट वर्जन क्रिएट हो गया। नाउ रिव्यू प्लान फॉर नेक्स्ट फेज। इसके बाद में अगर हमारा फेज बिल्कुल फुलफिल्ड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कर देते हैं, नेक्स्ट फेज की तरफ बढ़ जाते हैं और प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट फेज की। स्टूडेंट्स, जितने भी फेजेस हैं आपके स्पाइरल मॉडल के, उनको 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आपको यहाँ पर इस फिगर में बताया गया है। इट मीन्स अगर मुझे फिजिबिलिटी स्टडी करनी है तो उसको भी मैं 4 स्टेप्स में डिवाइड करूँगा, मुझे डिज़ाइनिंग करनी है तब भी मैं इसको 4 स्टेप में डिवाइड करूँगा, मुझे रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है तब भी मैं इसको 4 स्टेप में डिवाइड करूँगा। इट मीन्स यहाँ पे 4 स्टेप्स में सारे के सारे स्टेजेस को डिवाइड किया गया है और इन को हम क्वाड्रेंट कहते हैं। अब जो भी हमारे 4 क्वाड्रेंट हैं उन सब के फंक्शंस को नीचे डिफाइन किया गया है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया, सबसे पहला स्टेप होता है ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। सबसे पहले कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर की जाती है कि कस्टमर क्या चाहता है। कस्टमर से रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद में उसके ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, ऑब्जेक्टिव्स को इलेबोरेट किया जाता है और उनको एनालाइज किया जाता है किसी भी फेज़ के स्टार्ट होने से पहले। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो भी एनालिसिस होती है, सपोज़ मेरे पास में कोई प्रॉब्लम है, मुझे इसको शॉर्ट आउट करना है, तो मैं वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशंस को क्रिएट करता हूँ। अब जो हमारे पास में बेस्ट सॉल्यूशन होगा, जो हमारे पास में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होगा, उस पर्टिकुलर फेज़ के लिए उसको हम प्रपोज करते हैं इस क्वाड्रेंट में। इसके बाद में हम नेक्स्ट फेज़ में जाते हैं, मतलब नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, जो उसका नेक्स्ट आपका पार्ट है, डेट इज़ आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व रिस्क। यहाँ पर आपको बेसिकली क्या करना पड़ता है कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हमने आइडेंटिफाई किए, इलेबोरेट किए, एनालाइज किए किसी भी फेज़ के स्टार्ट होने से पहले, उन सब के लिए हमने अल्टरनेट सॉल्यूशंस देखे, फेज़ को प्रपोज किया। अब यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी हमारे पास में पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं उन सब को इवेल्युएट किया जाता है। मीन्स ये देखा जाता है कि जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो बेस्ट पॉसिबल है या नहीं है अकॉर्डिंग टू द रिस्क। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हम ये कह सकते हैं देन द रिस्क एसोसिएटेड विद द सॉल्यूशन इज आइडेंटिफाइड। अब जो भी हमारे पास में सॉल्यूशन आया उसके साथ में कोई रिस्क अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद में सपोज अगर कोई रिस्क यहाँ पर अवेलेबल है तो इसको रिस्क को रिजॉल्व किया जाता है किसी बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी से। हम कोई स्ट्रेटजी डेवलप करते हैं, हम कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं, हम कोई मेथड डेवलप करते हैं, जो कि इस स्पाइरल मॉडल में आपको बताया गया है। वो मेथड क्या है कि इस क्वाड्रेंट के एंड पर हम एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन। जो भी हमारा सॉल्यूशन है, प्रोटोटाइप बेसिकली क्या है, मॉडल है, और मॉडल में हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं बिफोर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है वो आपको ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बारे में बताता है, और जो हमारा दूसरा स्टेप है वो आइडेंटिफाई करता है और रिजॉल्व करता है रिस्क को, जो कि आपके पास में पॉसिबल सॉल्यूशंस में आ सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है डेवलप नेक्स्ट वर्जन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए, कुछ हमारे पास में चेंजेस आए, अब उन चेंजेस को जब भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपको बताया गया
कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, जो हमारी थर्ड एक्टिविटी है, उसमें हम फीचर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिनको कि हमें डेवलप करना है किसी रिस्क के अकॉर्डिंग, और उनको वेरीफाई करते हैं टेस्टिंग के थ्रू। मैंने आपको बताया था 3 तरीके की टेस्टिंग होती है, अल्फ़ा टेस्टिंग होती है, बीटा टेस्टिंग होती है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। इन तीनों टेस्टिंग जब ये फुलफिल्ड हो जाती हैं तो हमारा फीचर वेरीफाइड हो जाता है। इट मीन्स एट द एंड ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंड पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट वर्जन अवेलेबल हो जाता है सॉफ्टवेयर का। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं तो उस पर कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि 10.2.3, तो इसका मतलब क्या है, ये वर्जन्स दिखाता है। ठीक है, कि 10th मॉड्यूल का जो भी हमारे पास में ये है, जैसे आपने देखा कि विंडोज़ XP आई, फिर 7 आया, फिर 11 आया। 11 में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं। आपने देखा होगा आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो वो अपडेट होना शुरू हो जाता है, कुछ समय के बाद अपडेट को इंस्टॉल करते हो तो वो अपडेट होना शुरू हो जाता है, कुछ समय के बाद अपडेट आ जाता है। तो बेसिकली अपडेट क्या है, एनहेंसमेंट है। इट मीन्स एक नया वर्जन आ गया आपके पास में उस सेम प्रोडक्ट का। स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो हमारे पास में लास्ट एक्टिविटी होती है वो होती है रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट फेज़। अब हम नेक्स्ट फेज़ के लिए प्लान करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें हम कस्टमर को इवेलुएट करते हैं कि हमने जो भी डेवलप किया है, जो भी वर्जन हमने सॉफ्टवेयर का डेवलप किया है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट के एंड में हम ये कह सकते हैं हम प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट फेज़ की। जैसे हमने पहले क्या किया, फिजिबिलिटी स्टडी परफॉर्म करी। इसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये चारों स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर आप किस में आएंगे, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड गैदरिंग में आएंगे, वहाँ पर भी चारों स्टेप परफॉर्म करेंगे, फिर आप डिज़ाइनिंग फेज़ में आएंगे, फिर स्टेप परफॉर्म होंगे, फिर आप कोडिंग में आएंगे, उसके बाद में आप इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग में आएंगे और लास्ट में आप मेंटेनेंस में आएंगे। तो स्पाइरल मॉडल में आपको ये 4 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। पहले ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, रिस्क को रिजॉल्व किया जाता है, उसके बाद में हम नेक्स्ट वर्जन क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट का, और लास्ट में हम प्लान और रिव्यू करते हैं नेक्स्ट फेज़ के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड द स्पाइरल मॉडल एंड देयर द पॉसिबल एक्टिविटीज़ इन द 4 क्वाड्रेंट। थैंक यू वेरी मच।